प्यारे बच्चों, पिछले क्लास हम लोगों ने वेक्टर्स के ऊपर बात किया था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझा था और उसके रिजल्टेंट और डायरेक्शन के बारे में हम लोगों ने बात किया था। जैसे कि पिछले क्लास मैंने क्या क्या बताया था आप लोगों को, उसे एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। मैंने बताया था कि दो वेक्टर्स जब किसी पॉइंट पर एक्ट करते हैं तो उन दोनों वेक्टर का रिजल्ट जो होगा, उस रिजल्ट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने बहस किया था। इसे हम लोगों ने सॉल्व किया था। प्रॉब्लम का डेरिवेशन भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। उसी कंसेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लिख दिया गया है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस है जो जिनका रिजल्टेंट क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आइदर ऑफ द टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड। फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दो इक्वल वेक्टर्स है, दो इक्वल फोर्स है और उन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्ट है, वो भी किसी एक के इक्वल है। मतलब तीनों ही इक्वल है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड इक्वल है किसी एक का। अब पूछा जा रहा है कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, ये हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहली बात हम लोग ये यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि लेट टू वेक्टर्स, जैसे कि हम लोगों के पास फॉर्मूला जो था, ये हम लोगों के पास रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला था r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर a और b क्या है, यहाँ पर a और b दो वेक्टर्स हैं और थीटा जो है उन दोनों के बीच का एंगल है। जैसे कि अगर हम लोग मानते हैं कि ये एक वेक्टर है a और ये दूसरा वेक्टर है b और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल थीटा है। तो यहाँ पर एरो देने से मुराद क्या होता है कि हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ ए दिया गया है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिया गया, इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो हम लोग ए को और बी को दोनों को इक्वल कह सकते हैं एफ का, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो रिजल्टेंट है वो भी इक्वल है किसी एक का, तो इसे भी रिजल्टेंट के बराबर कर लेते हैं। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करने चलते हैं तो हम लोग कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि f इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, क्योंकि f इंटू एफ स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं तो एफ स्क्वायर और अंदर में हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से हम लोगों को मिलेगा माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर कॉस थीटा। एफ स्क्वायर कैंसिल होने के बाद कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -1/2। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग पिछले क्लास के वीडियो को अच्छे से आप लोगों ने देखा है और उसे समझा है तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ परेशानी नहीं होगी। तो अगर जिन बच्चों ने पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर उसे देखे, समझे कि किस तरीके से ये रिजल्टेंट हम लोगों ने लास्ट क्लास निकाला था। अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। ये प्रॉब्लम जो दिया गया, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट यूज होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जिसके ऊपर हम लोगों ने बात अभी नहीं किया है तो इसे हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पर इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि एट व्हाट एंगल शुड बी टू फोर्सेस 2p एंड रूट 2p एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज p√10। तो वही फॉर्मूला हम लोग कॉपी कर लेते हैं। एज वी नो दैट r इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर r जो रिजल्टेंट है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो r p√10 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग p√10। फिर वेक्टर a और वेक्टर b, इन दोनों में से किसी एक का नाम a रख लेते हैं और किसी एक का नाम b। चलो इसे a बोल देते हैं और इसका नाम b रख लेते हैं। तो a का जगह में क्या लिखेंगे हम लोग 2p, तो 4p स्क्वायर हो जाएगा, और b की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे रूट 2p, तो इसका स्क्वायर 2p स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 a की जगह पर 2p और b की जगह पर रूट 2p कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा 10p स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों 6p स्क्वायर प्लस 4 रूट 2p स्क्वायर कॉस थीटा। ये 6p स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो 4p स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट
2p² cos थीटा, ये p² कैंसिल, 4 कैंसिल, तो 1 = √2 cos थीटा आया, और cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2, मतलब थीटा का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से दो वेक्टर्स के बीच में हम लोग एंगल को निकालते हैं। ये तीसरा प्रॉब्लम, टू इक्वल फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट द स्क्वायर टू इक्वल फोर्सेस। ठीक है, दोनों वेक्टर जिसका नाम हम लोग ए और बी रखते थे, वो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। एक्ट एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, के स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का जो स्क्वायर है वो 3 गुना है किसका, उनके प्रोडक्ट का, दो वेक्टर का प्रोडक्ट का 3 गुना है। फिलहाल पहले हम लोग जो जानते हैं उसे हम लोग लिख लेते हैं। वी नो दैट R = √a² + b² + 2ab cos थीटा, एंड थीटा इज व्हाट, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसका ध्यान में रखना आप लोगों को, इसमें मिस नहीं करना है कि थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और किस तरीके से दो वेक्टर के बीच में एंगल को लिया जाता है, इसके ऊपर भी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि कौन सा एंगल दो वेक्टर के बीच में लिया जाता है। ठीक है, तो उस वीडियो को भी जाकर, और लास्ट क्लास की वीडियो को आप देखो, वहां पे आपको समझ में आएगा कि दो वेक्टर के बीच में एंगल हम लोग कैसे लेते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि दो इक्वल फोर्सेस, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। तो ए को भी अगर एफ मानेंगे और बी को भी हम लोग एफ मानेंगे, तो ए = बी = एफ। अच्छा, R² के द स्क्वायर ऑफ दियर रिजल्टेंट, R² के बारे में क्या बोला गया, R² 3 टाइम्स दियर प्रोडक्ट, मतलब 3ab, और ए और बी खुद एफ है, तो ये हो जाएगा 3f², मतलब R² क्या हो गया, 3f²। नाउ अब इसे हम लोग फिर से लिखते हैं, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को स्क्वायर का ज़रूरत है। तो R² = a² + b² + 2ab cos थीटा। R² का वैल्यू 3f² है, a² f² बनेगा, b² वो भी f² बनेगा, 2ab 2f² बन जाएगा cos थीटा। ये f² 2f² उस तरफ जाकर माइनस होगा, तो एक f² बनेगा = 2f² cos थीटा। f² कैंसिल कर लेने के बाद cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, देयरफॉर थीटा का वैल्यू 1/2 कितना हो जाएगा 68 डिग्री। तो ये हुआ दो वेक्टर के बीच में एंगल का वैल्यू। आगे चलते हम लोग। 2 बॉयज रेजिंग अ बकेट पुल इट एट एंगल थीटा, दो बच्चे किसी बकेट को पुल कर रहे हैं और मान लो किसी रस्सी से खींच रहे होंगे दो बकेट को। सपोज कर लो ये एक बॉक्स है, इसको मिसाल कुछ ऐसे ले लेते हैं, ये एक बॉक्स है, एक बच्चा इसे इस तरफ से खींच रहा है और एक बच्चा इसे ऐसे खींच रहा है। तो दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा बन रहा है। अब ये जो फोर्स लगा रहा है तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड 20 दिया गया है, लेकिन दोनों फोर्स का जो रिजल्ट हो रहा है, इफेक्टिव पुल जो हो रहा है वो 30 न्यूटन हो रहा है। तो इसे हम लोग ए का नाम दे देते हैं और इसे बी का नाम दे देते हैं, और जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का, वो रिजल्ट कितना है, वो 30 न्यूटन है। यही इन्फॉर्मेशन दिया गया फिलहाल प्रॉब्लम में। अब यहाँ पर रिजल्टेंट के लिए दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल हो दिया जाए और दोनों का मैग्नीट्यूड भी दिया जाए, तो फिलहाल हम लोग ट्रायंगल लॉ का डेरिवेशन जो हम लोगों ने किया और जो उसका रिजल्टेंट हम लोगों के पास है उसका इस्तेमाल करके हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल लॉ का जो फॉर्मूला हम लोग के पास है उसे यूज़ कर लेते हैं। तो R क्या होता है, R √a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ R का वैल्यू 30 दिया गया है और रूट के अंदर जो वैल्यू है वो 20 है, 20² + 20² + 2 20 × 20 × cos थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर लेते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेने के बाद क्या होगा, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, तो इसे 900 लिख लेते हैं और अंदर में 400 800 प्लस 20 × 20 400 × 2 800 cos थीटा।
इसे जब वहाँ ले जाकर के अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 800 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/8। इसे आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो कि थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/8। ठीक है, इसका वैल्यू लगभग 82 डिग्री पॉइंट के समथिंग के आसपास आएगा। ओके, two forces acting on a particle in opposite direction have the resultant of 10 न्यूटन। दो फोर्स है जो किसी पॉइंट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट मतलब एंगल 180 डिग्री। रिजल्टेंट हैव द रिजल्टेंट 10 न्यूटन, तो उस वक्त जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 10 न्यूटन का आ रहा है। एंड इफ दे एक्ट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर द रिजल्टेंट इज 50 न्यूटन। फाइंड द टू फोर्सेस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों के पास ट्रायंगल लॉ का जो फॉर्मूला है रिजल्टेंट निकालने का किसी भी दो वेक्टर्स का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस थीटा। यहाँ पे दोनों फोर्स टू फोर्सेस एक्टिंग, तो यहाँ पर ए और बी तो इक्वल नहीं बोला गया इसलिए ए बी के टर्म में छोड़ देते हैं, और रिजल्टेंट 10 बोल दिया गया, 10 लिख लेते हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन कहा गया है। कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बनेगा a माइनस बी 10। तो मतलब देयर फॉर a माइनस बी इक्वल टू 10 आया हम लोगों के पास। दूसरा कि अगर हम लोग राइट एंगल में बात करते हैं, राइट एंगल्स टू ईच अदर, तो राइट एंगल में ये एंगल क्या होगा cos 90, और cos 90 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, तो मतलब ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग क्या मिलेगा r इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कब ये होगा जब r का वैल्यू उस वक्त हम लोगों को मिल रहा है, r का उस वक्त का वैल्यू है, यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन में 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन। जब हम लोग r को 50 लेंगे तो एंगल को 90 लेंगे, और एंगल को 90 लेने से ये मामला पेश आ रहा है हम लोगों के पास। तो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2500, स्क्वायरिंग कर देने से। यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं, a का वैल्यू क्या होगा b प्लस 10, यहाँ से निकाल लेते हैं कि a इक्वल टू बी प्लस 10, इसे यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो b प्लस 10 का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस b स्क्वायर कर लेते हैं इक्वल टू 2500। अब इसे सॉल्व करते हैं, b स्क्वायर प्लस 100 प्लस 220b, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया गया है, प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2500। अब यहाँ से कितना आएगा 2b स्क्वायर प्लस 20b इक्वल टू 2400, और b स्क्वायर प्लस 10b अगर 2 से डिवाइड कर लेते हैं एक -1200 इक्वल टू 0। अब इसका अगर मिडिल टर्म करते हैं तो b स्क्वायर प्लस 40b माइनस 30b, 40b लेना हम लोगों को, 40b माइनस 30b माइनस 1200 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b का एक वैल्यू आएगा 30 और एक आएगा -40। तो -40 तो लेना नहीं है क्योंकि यहाँ पे फोर्स है, नेगेटिव तो बात नहीं करेंगे हम लोग, तो b नेगेटिव हो सकता है अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में कहें। यहाँ फिलहाल हम लोग मैग्नीट्यूड के फॉर्म के बारे में बात हो रहा है, यहाँ मैग्नीट्यूड में बात हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, अगर b 30 है तो इसे यहाँ पुट करने से a कितना आएगा, a आएगा 40, a इक्वल टू 40 और a इक्वल टू 40 और b इक्वल टू कितना है 30। तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हुआ 40 और 30। तो बच्चों ये कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने किया उस कंसेप्ट के ऊपर जिस कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया था पिछले क्लास। हम लोगों ने पिछले वीडियो में रिजल्टेंट निकाला था दो वेक्टर का बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल लॉ। तो उसी ट्रायंगल लॉ का जो रिजल्ट आया था हम लोगों के पास, उसी के ऊपर हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसे हम लोगों ने देखा कि क्या क्या रिजल्टेंट आ रहा है अलग अलग एंगल पर और अलग अलग ए और बी के वैल्यू के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं और उसी फार्मूला के ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च करते हैं, थोड़ी सी बातें और करते हैं हम लोग। वो बात यह है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स, जो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोगों ने निकाला था उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि इफ़ टू वेक्टर्स आर गिवन, देखो अगर ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर दो फोर्स इस तरीके से लगाया जाए, एक फोर्स 20 न्यूटन का और दूसरा फोर्स भी 20 न्यूटन का, ठीक है, तो ये बॉक्स के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है 40 न्यूटन।
फोर्स 40 न्यूटन एक्ट भी कर रहा है और नेट रिजल्टेंट फोर्स उससे जो हम उसके ऊपर जो मिल रहा है, उससे जो इफेक्ट दिख रहा है नेट फोर्स की वजह से, तो उस वक्त नेट फोर्स भी 40 न्यूटन होगा। लेकिन अगर इसी चीज बात को हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि अगर ये बॉक्स के ऊपर, वही बॉक्स है थोड़ा बड़ा बन गया, यहाँ पर भी हम लोग फोर्स लगाते हैं 20 न्यूटन और जस्ट इसके ऑपोजिट में फोर्स लगा देते हैं 20 न्यूटन, तो इस वक्त इन दोनों का जो रिजल्टेंट नेट फोर्स, देखो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन। अगर कहा जाए कि इस तरफ से कितना फोर्स लगाया जा रहा है तो जवाब होगा 20 न्यूटन। अगर पूछा जाए कि इस तरफ से कितना फोर्स लग रहा है तो फिर भी जवाब होगा 20 न्यूटन। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, टोटल फोर्स का इफेक्ट कितना उसके ऊपर, तो जवाब क्या होगा 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर फोर्स गिवन है और गिवन होने के बावजूद किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स का वैल्यू अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आता है। फिलहाल यहाँ पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो हम लोगों को दिख रहा है कि दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो दोनों फोर्स के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री बन रहा है। इसी तरह का केस हम लोग ये भी ले सकते हैं, अगर इसी बॉक्स के ऊपर एक फोर्स 20 न्यूटन का ऐसे ही लगाया जाए और फिर 20 न्यूटन का ऐसे लगाया जाए कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो जाए, तो फिर इसका रिजल्टेंट कुछ और होगा। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि दो गिवन फोर्स के लिए जो रिजल्टेंट आता है, जो रिजल्टेंट फोर्स हम लोगों को मिलता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है। तो एंगल की वजह से क्या होगा, दो गिवन फोर्स का नेट मैग्नीट्यूड, नेट इफेक्ट मिनिमम, मैक्सिमम और कुछ और वैल्यू भी हो सकता है। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन फोर्स गिवन है। एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर आप दो फोर्स लगाओ अलग अलग एंगल पर, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो अलग अलग आपको मिलेगा। आप अलग अलग इफेक्ट उसका ऑब्जर्व करोगे बाय चेंजिंग द एंगल। तो यहाँ पर चूंकि हम लोगों ने ये देखा था लास्ट क्लास के आर का जो फॉर्मूला था रिजल्टेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये एक्चुअल में आर जो है ए बी और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम लोग ए और बी को चेंज ना करते हैं, वो फिक्स कर देते हैं, तो भी एंगल के चेंज होने से रिजल्टेंट के वैल्यू में चेंजेस आएगा। रिजल्टेंट हम लोगों को अलग अलग बार अलग अलग दिखने को मिलेगा। अलग अलग थीटा के लिए रिजल्टेंट का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। तो उस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर उसी के रिलेटेड सवाल दिया गया है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अलग अलग एंगल पे तो दो रिजल्टेंट का जो वेक्टर, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो अलग अलग तो आएगा, ये हम लोग समझ ही चुके हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि उन रिजल्टेंट में सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा। तो जाहिर बात है, अगर इफ़ टू वेक्टर्स आर गिवन, इफ़ टू वेक्टर्स आर गिवन, अगर दो वेक्टर दिया जा चुका है तो फिर तो आप तो उसको चेंज नहीं कर सकते हो। अब वो गिवन वेक्टर में से ही आपको अलग अलग एंगल पे अप्लाई करके कभी मैक्सिमम वैल्यू और कभी मिनिमम वैल्यू निकालना है। उसके अलावा भी वैल्यू निकल सकता है। तो यहाँ पर देखो कि R इक्वल टू फॉर्मूला जो हम लोगों के पास है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है हम लोगों के पास। अब यहाँ पर ए और बी को आप चेंज नहीं करोगे क्योंकि ये गिवन है। अब थीटा का वैल्यू चेंज करने के बाद हम लोगों को रिजल्टेंट एक बार मैक्सिमम मिलेगा और एक बार मिनिमम मिलेगा। तो थीटा कॉस का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम मैथमेटिक्स cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। मतलब cos का सबसे छोटा वैल्यू -1 होता है और सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है। तो अगर हम लोग लेते हैं, -1 कब होता है, ये 180 डिग्री पर होता है और ये कब होता है 0 डिग्री पर। तो इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो r का वैल्यू क्या होगा, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, क्योंकि cos 180 -1 होता है बाबू। चलो पहले प्लस लिख देते हैं, 2ab cos 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे r का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, तो r हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, या यूँ लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो a माइनस बी या b माइनस ए, कुछ भी बोलेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा रहेगा उसे आगे लिखेंगे। तो ये क्या हुआ, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और वी कैन से द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। ओके, अब सेम बात हम लोग करते हैं कि r का वैल्यू अगर 0 डिग्री हुआ, सॉरी थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री हुआ, तो इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री,
तो उस वक्त आर हम लोगों को क्या मिलेगा, तो जाहिर बात है cos 0 1 होता है, तो उस वक्त आर जो होगा वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अब ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के बाद बनेगा a प्लस बी। तो ये 0 डिग्री और 180 डिग्री का कहानी है। तो क्या और बाकी एंगल पे जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, तो cos 90 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 60, cos 45, cos 10, cos 20, cos 25, ये सब एंगल पे जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या मिलेगा। तो सिंपल सा जवाब ये याद रखना कि ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला आर, ये मिनिमम वैल्यू है, और ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो एक रिजल्टेंट, दो वेक्टर्स का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो a माइनस बी या b माइनस ए कहो, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा a प्लस बी। तो जो बाकी सारे वैल्यूज होंगे वो कहाँ होंगे, इनके बीच में होंगे, a माइनस बी से बड़ा होगा और a प्लस बी से छोटा होगा। तो देखो अब ध्यान से यहाँ समझने की बात करो कि अगर हम लोग कहते हैं कि थीटा 30 डिग्री में जो वैल्यू होगा r का वो कहाँ होगा, वो क्या होगा, तो हम लोग सिंपल जवाब ये कह सकते हैं, एग्जैक्ट अगर बात ना करें क्योंकि a और b का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, लेकिन तो सिंपल अगर हम लोग बात कहें तो हम लोग यूँ कहेंगे कि थीटा 30 डिग्री में r का जो वैल्यू होगा वो a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में होगा। सेम केस 60 डिग्री, सेम केस 90 डिग्री, सारा 120 डिग्री के लिए भी वही बात करेंगे। तो सारा वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये r है किसी थीटा एंगल का वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या हो सकता है जरा सोचो। तो ये वैल्यू हम लोग कह सकते हैं कि या तो a माइनस बी होगा, या फिर a प्लस बी होगा, या फिर उसके बीच का कोई वैल्यू होगा। तो इसी तरीके से इसी कंसेप्ट को अगर हम लोग सोचते हुए आगे बढ़ते हैं और ये कह सकते हैं कि दो वेक्टर का रिजल्ट इफ r is a resultant of two vectors a एंड b, अगर a और b का रिजल्टेंट है देन, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन r ग्रेटर देन इक्वल टू r मिनिमम और लेस देन इक्वल टू r मैक्सिमम। और इसी बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, r ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस बी या b माइनस ए और लेस देन इक्वल टू a प्लस बी। तो ये वेल कंसेप्ट को आप लोगों को याद रखना है कि एक दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में होगा, और a माइनस बी a प्लस बी क्या है, वही दो वेक्टर जिसका रिजल्टेंट है r। तो r का वैल्यू इसी के बीच में होगा या फिर ये दोनों होगा, इसके अलावा a माइनस बी से छोटा नहीं हो सकता और a प्लस बी से बड़ा नहीं हो सकता रिजल्टेंट का वैल्यू। तो ये कंसेप्ट था मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर ये याद रखना है कि ये वैल्यू हम लोगों को कहाँ से मिला, ट्रायंगल लॉ से। तो अगर आपको दो वेक्टर्स दिए जाए, जैसे कि मान लिया अगर 30 न्यूटन एक वेक्टर दिया गया और एक वेक्टर दिया गया 40 न्यूटन, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्शन दे दिया जाए बहुत सारे और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या क्या हो सकता है, तो सिंपल देखें, अगर हम लोग बात करें कि इसका रिजल्टेंट जो होगा मिनिमम वैल्यू कितना होगा 10 न्यूटन, ये r मिनिमम है, और r मैक्सिमम कितना होगा, ये होगा 70 न्यूटन। तो अगर आपको चार ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे दिए जाए, ठीक है, यहाँ पे देखो, एक में दे दिया जाए आपको 5 न्यूटन, एक में दे दिया जाए आपको 90 न्यूटन, एक में 100 न्यूटन और एक में दे दिया जाए 15 न्यूटन। तो r का जो रिजल्ट, इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो क्या हो सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि r का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम और मैक्सिमम हो सकता है या तो फिर उसके बीच का हो सकता है। तो जैसे कि 5 ये 10 और 70 के बीच में नहीं आता, ना ही 10 और 70 है, तो ये नहीं हो सकता, कैंसिल करो। 90 ये भी नहीं हो सकता, 100 ये भी नहीं हो सकता, 15 10 और 70 के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में 15 आता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग दो वेक्टर्स अगर दिए जाए और एंगल ना भी दिए जाए और चार ऑप्शन दिए जाए, तो हम लोग गेस कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि उसका वैल्यू कौन सा हो सकता है। हो सकता है दो भी ऑप्शन करेक्ट हो, जैसे कि मान लो अगर 25 भी ऑप्शन में दिया जाता या 30 दिया जाता या 50 दिया जाता, तो वो भी हम लोग ले सकते थे, क्योंकि वो भी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आएगा। तो इस तरीके से दो वेक्टर्स अगर दिए जाए तो उसका रिजल्टेंट हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है मिनिमम और मैक्सिमम के कंसेप्ट के बेस पर। इसी के ऊपर एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिया गया है कि अ फोर्स ऑफ 6 kg एंड 8 kg कैन बी अप्लाइड टुगेदर टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ सिंगल फोर्स ऑफ
मतलब 6 kg और 8 kg से अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट क्या हो सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस दो फोर्स का जो रिजल्ट होगा वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में हो सकता है या फिर वो दोनों वैल्यू हो सकता है। तो रिजल्टेंट आर है तो आर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 2 kg फोर्सेस 2 kg एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आर मैक्सिमम ये हो जाएगा 14। तो अब या तो वैल्यू ये दोनों होगा या तो फिर इन दोनों के बीच का होना चाहिए। तो 20 ये 20 इसको पार कर गया तो ये कैंसिल, 15 कैंसिल, 1 कैंसिल, 11 ये करेक्ट आंसर, क्योंकि मेरा आर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 14 होना चाहिए। तो 20 14 से बड़ा हो गया नहीं चलेगा, 15 भी बड़ा हो गया, 1 kg 2 से छोटा हो गया, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 11 kg। अब हम लोग बात करते हैं जीरो रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में कि जीरो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। जैसे कि पिछले क्लास मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रायंगल लॉ के बारे में, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट अ पॉइंट एट द सेम टाइम, इस तरीके से कुछ आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन वन ऑर्डर, देन थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये वेक्टर ए था। तो पिछले क्लास का वीडियो मैं बार बार कह रहा हूँ, जाके देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है आज के क्लास को समझने के लिए। तो इसका रिजल्टेंट आर यहाँ पर ये हुआ। तो वहाँ पे हम लोगों ने ये कहा था कि आर का जो वैल्यू होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, ये हुआ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अच्छा, वेक्टर के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेक्टर के पास दो चीज़ें होती है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दो चीज़ों से बनता है, पहला उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा उसके पास डायरेक्शन होगा। इन दोनों में से अगर हम लोग कुछ भी चेंज करते हैं, अगर मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे तो वेक्टर चेंज होगा और अगर डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर इन्हीं दो चीज़ों से बनता है, ठीक है। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, जैसे कि 5 मीटर पर सेकंड से बना दिया वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड, तो फिर दूसरा वेक्टर बन गया v1 से v2 हो गया। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं, जैसे कि v1 एक वेक्टर है 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, और अगर इसे हम लोग बना देते हैं 5 मीटर पर सेकंड साउथ, तो फिर यहाँ पे हम लोग v2 को या v2 लिख सकते हैं या फिर इसे ही और हम लोग लिख सकते हैं v1 माइनस, मतलब ऑपोजिट v1, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्शन को चेंज किया। तो वही काम हम लोग यहाँ पर करते हैं कि ये वेक्टर r जो इस डायरेक्शन में, अगर हम लोग इसका डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं ऐसे, तो ये जो r है उसे हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो उसे हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे। ये वाला कहानी मान लो पहले हम लोग डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हैं, इसे हम लोग दूसरे डायग्राम में दिखाते हैं। तो अगर हम लोग ये वेक्टर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ये साइड रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए को और ये साइड रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर बी को, और दोनों का डायरेक्शन कुछ सेम डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम लोग यहाँ पर एक रिजल्टेंट लेते हैं कुछ ऐसे वेक्टर सी, ठीक, तो फिर वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर के रिस्पेक्ट में माइनस, क्योंकि आर इस तरफ पॉजिटिव था तो इस तरफ नेगेटिव। समझ में आ रही बात। तो हम लोग यहाँ पर अगर उस कंसेप्ट से लिखे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक। या तो फिर अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो इसी को हम लोग देखते हैं, अगर हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखने की कोशिश करते हैं और अगर इसे हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं तो फिर क्या लिखेंगे, माइनस वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये ठीक है, ज़्यादा सिंपल रहेगा। अब आर को अगर उस तरफ हम लोग ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर, जीरो, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर। मतलब अगर ट्रायंगल लॉ में या ट्रायंगल में तीन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों एक ही ऑर्डर में एंटी क्लॉकवाइज, तो तीनों वेक्टर का सम क्या होगा, जीरो होगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। ए रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो जीरो आ जाए। If three vectors acting on a point object at the same time are represented in magnitude and direction by the three sides of a triangle taken in same order, their resultant is zero. Now the object is in equilibrium. तो फिर क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पर ये सिंपल सा बात है कि अगर तीन वेक्टर को एक ट्रायंगल से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रायंगल के तीनों साइड से, और तीनों का ऑर्डर भी सेम हो, या तो तीनों एंटी क्लॉकवाइज या तो फिर तीनों क्लॉकवाइज, तो फिर उस वक्त जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। और उस वक्त हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो तीनों वेक्टर एक्ट कर रहा था, चाहे वो वेक्टर फोर्स हो कुछ भी हो, वो तीनों फोर्स जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा था और अगर वो तीनों का रिजल्टेंट जीरो आया तो फिर हम लोग कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पर सवाल थोड़ा सा हम लोग आगे अपने कंसेप्ट को आगे लेकर चलते हैं।
और हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने इसी के ऊपर ट्रायंगल लॉ के ऊपर मैग्नीट्यूड वगैरह को निकाला था। उसी बात को हम लोग यहाँ पे मिलाने की कोशिश करते हैं कि इक्विलिब्रियम हम लोगों ने देखा किसके ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर। तो अगर हम लोग तीन ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, जैसे कि बात को समझने की कोशिश करना कि अगर तीन ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल लॉ हम लोग लास्ट क्लास पढ़े हैं। तो अगर तीन वेक्टर्स इक्विलिब्रियम में है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है और उसके ऊपर तीन वेक्टर्स लग रहा है, तीन वेक्टर एक्ट कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट फिर भी इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग कहेंगे कि वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है। मतलब जीरो वेक्टर आ रहा है तो ट्रायंगल लॉ आ रहा है और इक्विलिब्रियम आ रहा है। ध्यान से बात को समझना, इक्विलिब्रियम मतलब ट्रायंगल लॉ, ठीक। और अगर ट्रायंगल लॉ हो रहा है तो मतलब R इक्वल टू, बात को देखो तो मैं थोड़ा सा बात को बहुत लिंक करने जा रहा हूँ कुछ दो तीन कंसेप्ट को, बड़ा कमाल वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। मैं कुछ कंसेप्ट को लिंक कर रहा हूँ एक दूसरे से। अगर इक्विलिब्रियम है, अगर इक्विलिब्रियम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ट्रायंगल लॉ हो रहा है, क्योंकि ये ट्रायंगल तो दिख रहा है हम लोग को, तो ट्रायंगल लॉ होगा ही इस पे। और अगर ट्रायंगल लॉ हो रहा है तो मतलब रिजल्टेंट R इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो मतलब R का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू R मिनिमम और लेस देन इक्वल टू R मैक्सिमम होगा। अब देखो ये कंसेप्ट क्या कहने, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आएगा कि इक्विलिब्रियम से डायरेक्टली सवाल यहाँ से सॉल्व होगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रॉब्लम जो सॉल्व होगा वो इस कंसेप्ट से। तो मैंने पूरा लिंक किया कहानी को एक दूसरे के साथ। अगर इक्विलिब्रियम में है तो मतलब वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है, और अगर ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है तो मतलब R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। होगा ना भाई, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम में तो कहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग, ये तो निकाल रहे हैं यहाँ से ना, ट्रायंगल लॉ से। जब ट्रायंगल लॉ दिख रहा है तो फिर ट्रायंगल लॉ में जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि ये होगा, ये रिजल्टेंट हम लोगों ने वहाँ पे निकाला था। फिर आज इसी के ऊपर हम लोगों ने बात किया कि R का वैल्यू R मिनिमम मैक्सिमम के बीच में होगा। तो फिर ये कंसेप्ट के ऊपर हम लोग कह सकते हैं ना कि अगर इक्विलिब्रियम होगा तो फिर R का वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होगा, या यूँ कह सकते हैं कि अगर R का वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में तो इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हम लोग ये कंसेप्ट को छोड़ देंगे, कुछ प्रॉब्लम इससे बनेगा, कुछ प्रॉब्लम इससे भी बनेगा। तो सिंपल ये कंसेप्ट अब आप लोग को याद रखना है कि अगर इक्विलिब्रियम के ऊपर सवाल पूछा गया तो ट्रायंगल लॉ फॉलो कर सकते हैं, ये फॉलो कर सकते हैं और ये फॉलो कर सकते हैं। इसी के ऊपर मैं एक प्रॉब्लम आप लोग को दिखाता हूँ अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे तीन फोर्स है। देखो अब कैसे बताओगे कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर इक्विलिब्रियम है तो उसका मतलब वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, जीरो वेक्टर का कंसेप्ट में ट्रायंगल को ही इंक्लूड किया गया, और जब ट्रायंगल इंक्लूड हुआ तो ट्रायंगल लॉ को हम लोग ला सकते हैं। तो ट्रायंगल लॉ जब आएगा तो फिर R इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा भी आएगा। और जब ये आएगा तो मतलब मेरे पास R मिनिमम और R मैक्सिमम का कंसेप्ट भी आएगा। अब R मिनिमम और R मैक्सिमम किससे निकलता था, A और B से। तो तीन केस है, A B और R। एक ट्रायंगल के ऊपर तीन वेक्टर एक्ट कर रहा है, वेक्टर A सॉरी यहाँ पे वेक्टर A है, यहाँ पर वेक्टर B है और यहाँ पर वेक्टर R है, ठीक है, वेक्टर R। अब अगर यहाँ पर देखो कि अगर ये कंसेप्ट फुलफिल होता है कि R का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू A माइनस बी लेस देन इक्वल टू A प्लस बी है, इसका मतलब वो इसे फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसी से हम लोगों ने निकाला। अगर ये फॉलो हो रहा है मतलब ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है, और अगर ट्रायंगल लॉ फॉलो होगा तो मतलब क्या होगा कि इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो अब देखो किसी भी दो का डिफरेंस देखो, मान लेते हैं इसे A और इसे B पकड़ते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 0, इन दोनों का सम कितना होगा 20, क्या 5 इन दोनों के बीच में आता है, जवाब है आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम में रख सकता है, ये नहीं होगा जवाब। कौन नहीं रख सकता इसके ऊपर सवाल है। इन दोनों को देखो, कोई भी दो ले लो, कोई भी दो, अगर एक फेल होगा तो बाकी सब फेल हो जाएगा, कोई भी दो को चेक करना है। तो 9 और 5 का डिफरेंस 4, 9 और 5 का सम 14, तो क्या 7 इन दोनों के बीच में आता है, जवाब है आता है। 7 ग्रेटर देन 14 लेस देन 14, तो ये भी इक्विलिब्रियम में रखेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये हो रहा है ट्रायंगल लॉ R मिनिमम R मैक्सिमम का कंसेप्ट फॉलो कर रहा है, मतलब ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रहा है, ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रहा है मतलब इक्विलिब्रियम में है।
सवाल पूछा गया कौन नहीं रखेगा। चलो यहाँ पे 2 को ले लेते हैं, यहाँ पे 4 और 13 को ले लेते हैं हम लोग। अब 4 और 13 का सम कितना, डिफरेंस कितना होगा हम लोग जानते हैं 9 होगा, और दोनों का सम कितना होगा 4 13 का 17 होगा। तो क्या 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 लेस देन इक्वल टू 17 होता है? जवाब है नहीं, गलत। तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रख सकता, ये हो सकता है। और अगर हम लोग लास्ट वाले के ऊपर गौर करते हैं तो फिर हम लोग को यहाँ पर किसी भी 2 को ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि इन दोनों को ले लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का सम 15। तो क्या 5 इन दोनों के बीच में आता है? तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है कि ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में रख सकता है। लेकिन मुझे तो चाहिए भाई कौन नहीं रखेगा। तो फिलहाल हम लोग को जवाब मिला है सी। सी जो है इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में नहीं रखेगा, तो दिस इज वर्ड करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखो, अगर आप इस तीनों को देखते हो, इस तरह की प्रॉब्लम को अगर आप देखते हो और अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता हो कि इक्विलिब्रियम में अगर 3 फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है और वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो तीनों फोर्स लग रहा है, तो उसे निकालने के लिए अगर आप सोचोगे तो ज़रा दिमाग लगाओ, सोचो कि कैसे निकाल सकते हैं। ना एंगल के बारे में पता है, ना कुछ पता है तीनों फोर्स कहाँ लग रहा है, और 0 से लेकर 360 डिग्री तक का एंगल या 180 तक का ही सोचते हैं, 180 डिग्री तक का एंगल के बारे में अलग अलग पॉइंट पे अगर 2 फोर्स को इधर 1 फोर्स को इधर सोचते सोचते क्या होगा, एक काफ़ी वक्त चला जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों को ये आइडिया क्लियर हो जाए कि अगर इक्विलिब्रियम है मतलब ज़ीरो रिजल्टेंट वेक्टर, ज़ीरो रिजल्टेंट वेक्टर के कंसेप्ट में हम लोगों ने ट्रायंगल को इंक्लूड किया। जब ट्रायंगल इंक्लूड हो चुका है तो ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर सकते हैं। जब ट्रायंगल इंक्लूड हो चुका है तो आर मिनिमम आर मैक्सिमम को भी ले सकते हैं, और अगर वो हुआ तो इक्विलिब्रियम होगा। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना है आप लोगों को, और उसी के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। अच्छा, अब हम लोग इस प्रॉब्लम को गौर से देखते हैं। गिवन दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो जाहिर बात आपको समझ में आ रहा है कि रिजल्ट ट्रायंगल के बारे में बात किया जा रहा है, ट्रायंगल का 3 साइड के, यहाँ पे हम लोगों ने देखा 0 वेक्टर का कंसेप्ट। अब यहाँ पे क्या जा रहा है, 2 आउट ऑफ 3 वेक्टर्स आर इक्वल। तो मान लेते हैं कि ए और बी जो है वो इक्वल है। लेट कर लेते हैं कि ए इक्वल टू बी है, और सी को हम लोग मान लेते हैं कि सी √2 है, and the third vectors are equal in magnitude. The magnitude of the third vector is √2 times that of either out of the other two. तो c को √2a पकड़ लेते हैं हम लोग। ठीक, अब यहाँ पर फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। वो तीनों वेक्टर्स के बीच में फाइंड द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर्स, तीनों वेक्टर्स के बीच में क्या क्या एंगल बन रहा है ये हम लोगों को पता करना है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहली बात आप लोग अगर ये गौर करो तो यहाँ पर a² प्लस b², ये वाला वैल्यू सी स्क्वायर के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी तो इक्वल है, तो ए स्क्वायर, बी को भी ए लिख लेते हैं ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2a²। सी स्क्वायर क्या था √2a, स्क्वायर करने से 2a² बन गया, तो 2a² इक्वल टू 2a²। तो यहाँ पर ये टू दोनों इक्वल है, मतलब ये कंसेप्ट फुलफिल हो रहा है। और ये जो बनता है ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बनता है। अगर मान लेते हैं ये साइड ए है और ये साइड बी है, तो ये साइड सी, पाइथागोरस से हम लोग लिख सकते हैं c² इक्वल टू a² प्लस b²। मतलब a इक्वल टू बी और c इक्वल टू √2a, जो ट्रायंगल का साइड है वो ट्रायंगल कौन सा है, वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा कि अब एंगल ए और बी के, वेक्टर ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री होगा। और चूंकि दो साइड इक्वल भी है तो ये दोनों एंगल 45 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर गौर से समझने वाली बात ये है कि अगर ये वेक्टर का डायरेक्शन ये है ऐसे, और ये वेक्टर का डायरेक्शन ये है इस तरीके से, वेक्टर बी, वेक्टर ए का डायरेक्शन ये, वेक्टर बी का डायरेक्शन ये, और वेक्टर सी, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये। ठीक, अब ये बताओ कि दो वेक्टर के बीच में एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। ये इसके ऊपर मैंने पिछले क्लास में वीडियो बनाया है, वीडियो की मैंने ये बात कहा है कि अगर किसी पॉइंट से दो वेक्टर डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है, तो ही उसके बीच का एंगल हम लोग कैलकुलेशन में लेते हैं। अब जैसे कि ये देखो, ये एक पॉइंट पर ये एक वेक्टर कन्वर्ज हो रहा है और इस पॉइंट से ये वेक्टर डाइवर्ज हो रहा है, तो ये एंगल कैलकुलेशन में नहीं ले सकते। हाँ, फिर इसको आगे बढ़ा दो, अब ये दोनों ही इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, तो ये एंगल को हम लोग कैलकुलेशन में यूज करेंगे। तो फिलहाल इस पॉइंट पर देखो, वेक्टर ए जो है कन्वर्ज हो रहा है, वेक्टर बी डाइवर्ज हो रहा है, तो इसे एक्सटेंड करो और ये वाला एंगल हम लोग कैलकुलेशन में लेंगे। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड वेक्टर बी इज हाउ मच, इक्वल टू 90 डिग्री।
ठीक है, आगे बात करते हैं। वेक्टर बी और सी के बीच में देखते हैं, वेक्टर बी, तो क्या इस पॉइंट से वेक्टर बी फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, और इस पॉइंट से सी भी डाइवर्ज हो रहा है, तो ये वाला एंगल लेंगे, और ये एंगल कितना होगा 135 डिग्री। तो एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इक्वल टू व्हाट 135 डिग्री। इस पॉइंट के बारे में देखो, इस पॉइंट पे ये वेक्टर क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, और ये वेक्टर कन्वर्ज होता है, इसे आगे की तरफ बढ़ा दो वेक्टर सी को। अब इस पॉइंट से दोनों क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। अब ये एंगल कितना होगा 135 डिग्री। तो एंगल बिटवीन सी एंड ए ये भी कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास के कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, उसके बाद जीरो वेक्टर के कंसेप्ट को देखा, इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को समझा, और फिर उसके ऊपर हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले क्लास हम लोग फिर एक नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे।